नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, महान शिक्षाविदों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं वी ओंकार शक्ति, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे जिसने बाल्यावस्था और शैशवावस्था और कुछ हद तक किशोरावस्था के बालकों के संज्ञानात्मक विकास को एक ऐसा आधार प्रदान किया जिसने सभी शिक्षाविदों को व्यवहारिक रूप से सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम जीन विलियम फ्रिथ पियाजे, जीन पियाजे के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1896 में जन्मा स्विट्जरलैंड का यह एक महान बालक एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक रूप में और यूं कहें मूल रूप से जीव वैज्ञानिक के रूप में हमारे समक्ष जाना जाता है। इस महान मनोवैज्ञानिक की मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हो जाती है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो सिद्धांत दिया, यह अपने सिद्धांत के लिए ही जाना जाता है। इसका जो सिद्धांत है, इसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हालांकि इसने साथ में एक और विकास का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत भी। यह सिद्धांत इसने अल्फ्रेड बीने जो था, उसके साथ यह जब बुद्धि परीक्षण कर रहा था उसकी प्रयोगशाला में, तभी इसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम भौतिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और वहीं बात करें अल्फ्रेड बीने की, तो अल्फ्रेड बीने एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक था। सारे लगभग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक संभववादी विचारधारा के समर्थक पाए जाते हैं, पॉसिबिलिज्म विचारधारा के समर्थक हैं। जो अल्फ्रेड बीने था, यह जाना जाता है अपने प्रयोगात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए। आईक्यू टेस्ट की खोज सर्वप्रथम इसने विश्व में की, इसलिए यह इसके लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास में, जिसमें जो पियाजे ने क्या क्या चीज़ों पर बल दिया। पियाजे ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट कड़ी है आपके लिए, कहता है कि संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता महत्वपूर्ण है, परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानता है ये। दूसरी बात ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। मुख्य बात है, ये ध्यान रखने योग्य बात है आपके लिए। कहता है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कि संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। फिर ये कहता है कि संज्ञानात्मक स्तर एक होती है, यानी संज्ञानात्मक स्तर को ये एक मानता है। ये कैसे अपने सिद्धांत को परिमार्जित करता है और आपके समक्ष रखता है, इसकी पूरी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सीटेट की परीक्षा के लिए या बीएड की परीक्षा के लिए या एमएड की परीक्षा के लिए या किसी भी मनोविज्ञान बीए एमए के विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है। जीन पियाजे, लगभग हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। आप इसके लिए यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट सीटेट की सभी क्लासों के लिए। और अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 98 39 44 50 99 9839445099 पे, और मैं आपको इसका पीडीएफ भी आपको दे सकता हूँ। तो आइए हम आज देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे भौतिक विकास के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह सिद्धांत 1919 में जीन विलियम फ्रिथ पियाजे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सिद्धांत में पियाजे कहता है कि, क्या कहता है पियाजे, ये ध्यान रखिएगा। पियाजे कहता है बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर और न ही सिर्फ उनके अनुभव स्तर पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। इसको नीचे एक डायग्राम से भी समझते हैं। जैसे पियाजे कहता है कि अगर बालक है, इसमें वास्तविकता का स्वरूप और का चिंतन और खोज करने की जो शक्ति डेवलप होती है, वह न तो परिपक्वता के स्तर से होती है और न ही अनुभव स्तर से होती है, बल्कि वह दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा होती है। दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा होती है। वास्तविकता का स्वरूप बालक समझता है, उसका चिंतन करता है। खोज करने की जो शक्ति होती है वह परिपक्वता और अनुभव दोनों के अंतःक्रिया द्वारा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात कहता है, आपको ये ध्यान रखना है।
पियाजे अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जो है, जीन पियाजे अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ संप्रत्यय का सहारा लेता है, यानी कुछ कॉन्सेप्ट का सहारा लेता है। वो कॉन्सेप्ट ही इसके सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना भी है। ये जो पहला सिद्धांत, पहला कॉन्सेप्ट देता है, यह कॉन्सेप्ट होता है अनुकूलन का, एडाप्टेशन का। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन की प्रवृत्ति जो है बालक में जन्मजात होती है। इसका अर्थ ये होता है कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। बालक वातावरण के साथ जैसे ही सामंजस्य स्थापित करता है, इसी क्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। वातावरण क्या है? इसको मैंने पीछे के बहुत सारे चैप्टर में बता रखा है। वातावरण जिससे बालक घिरा रहता है। ये जो सामंजस्य स्थापित करने की क्रिया होती है, यह दो तरीकों से होती है। एक होती है आत्मसात्करण द्वारा और दूसरा होता है समायोजन द्वारा। आत्मसात्करण क्या है और समायोजन क्या है, इसको हम समझते हैं। आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजना अथवा मानसिक प्रक्रिया का सहारा लेता है। इस प्रक्रिया को हम आत्मसात्करण के रूप में जानते हैं। समायोजन क्या है कि बालक अपने वातावरण में, चाहे वातावरण उसका घरेलू हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, विद्यालयी हो, किसी भी प्रकार का वातावरण हो जिसमें बालक पल बढ़ रहा है, जिसमें बालक अपना विकास कर रहा है, उस वातावरण में कठिनाई या बाधा को ध्यान में रखते हुए जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसी प्रक्रिया को हम समायोजन कहते हैं। तो ये तो रही बात अनुकूलन की कॉन्सेप्ट की। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है इसका, वह कॉन्सेप्ट है साम्य धारण का, इक्विलिब्रेशन की कॉन्सेप्ट है। यह कहता है कि जब बालक आत्मसात्करण और समायोजन द्वारा अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता, तब वह उनके बीच संतुलन स्थापित करता है और इसी प्रक्रिया को हम साम्य धारण कहते हैं। ये जीन पियाजे कहता है। अगला अपना कॉन्सेप्ट वह देता है क्या? संरक्षण का, कंजर्वेशन का। यानी बालक, ये जो है बालक की जन्मजात प्रवृत्ति का उदाहरण होता है। यानी ये ह्यूमन टेंडेंसी है जो जन्म से ही आ जाती है। बालक अपने पसंद की वस्तु को अपने पास रखना चाहता है। जैसे अगर आप बालक को 10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट देते हैं और उसको बोलते हैं कि जाओ बाजार से दूध लेकर आओ, और वह बाजार से जाता है, दूध लेकर आता है, और जो दूध है वह उसको मान लीजिए कि मिला, जो बालक को 100 रुपये आपने दिया और दूध मिला उसको मान लीजिए कि 52 रुपये में। 48 रुपये दुकानदार ने उसे वापस किए, जिसमें उसने 10 रुपये की 4 नोटें दी और बाकी कुछ सिक्के दे दिए। इस 10 रुपये की 4 नोटों में जैसे बालक को 2 नोटें नई मिल गई, अब उन 2 नोटों को नई लेकर इस सारे को लेकर आता है, और जैसे ही बालक आपके सामने पहुंचता है वैसे ही आप बोले कि जाओ 10 रुपये का मिर्चा लेकर आओ, तो 10 रुपये की मिर्च लेके आने जाता है, और या कुछ भी चीनी लेके आने जाता है, भेज दिया आपने। तब जब वह दुकानदार के पास जाता है तो वह नए नोटों को खर्च करने की बजाय जो पुराने नोट हैं उनको ही देगा। हालांकि वो पैसे बालक के नहीं हैं, परंतु जो चीज़ उसे पसंद आ जाती है उसे देर तक अपने पास रखना चाहता है, और इसी के आधार पर बालक में किसी परिवर्तन और स्थिरता के बीच अंतर करने की क्षमता का विकास होता है, रंग रूप के बीच अंतर करने की क्षमता का विकास होता है। और यहीं से छोटे स्तर पर देखेंगे बालक यहाँ तक कि अपने खिलौनों में अंतर भी समझ लेता है कि कौन सा खिलौना मेरा है और कौन सा खिलौना बगल वाले का है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको। अगला है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें जीन पियाजे कहता है ये मानसिक योग्यता के समूह को जो संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। यानी मानसिक योग्यताओं का जो समूह होता है वही संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। जैसे अलग अलग उम्र की बालकों में संज्ञानात्मक संरचना में अंतर होता है। इसी आधार पर 14 वर्ष का बालक और 5 वर्ष के बालक के बीच व्यवहार के अंतर को समझा जाता है। इसके लिए मैंने आपको जो है बाल विकास की अवधारणा को बताते हुए और अधिगम को बताते हुए आपको वहाँ पर व्याख्यात किया है कि जैसे एक अगर कोई बालक है, अगर वह अपने शिशु अवस्था में है, शिशु अवस्था का बालक है और वह अपनी तोतली आवाज़ में बोलता है तो सबको वह उसका व्यवहार बहुत प्यारा लगता है। पर यही अवस्था अगर बदल जाती है और वह किशोर अवस्था में आ जाता है या युवा अवस्था में आ जाता है और अब भी वह अपनी तोतली आवाज़ में बोलता है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। इस चीज़ को आपको समझना है। इस चीज़ को उदाहरण के रूप में मैंने वहाँ समझा रखा है आपको, बहुत बेहतर, आप वहाँ भी जा सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। अगला जो संकल्पना है, ये संकल्पना बस देता है अपने सिद्धांत को समझने के लिए, ये बस आपके लिए जानना है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। अगली बात है वो मानसिक क्रिया की बात करता है, मेंटल ऑपरेशन की बात करता है। ये कहता है बालक के सामने कोई समस्या आती है, सॉरी यहाँ पर ये होना चाहिए, गलत लिखा है। बालक के सामने
कोई समस्या आती है तो वह उसके समाधान हेतु चिंतन करता है। इसी को हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। यही मानसिक संक्रिया है। किसी भी बालक के सामने अगर कोई भी बालक यानी जन्म से ही उसके पास यह टेंडेंसी आ जाती है, धीरे धीरे विकसित होती है कि कभी भी कोई समस्या आती है तो वह उसके समाधान हेतु चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। हर चीज़ में यह उदाहरण आपको देखने को मिलता है और इसी को वह मानसिक संक्रिया बोलता है। अब जो बात आती है स्कीम्स की, ये स्कीम्स क्या है? व्यवहार का एक ऐसा क्रम जिसे बार बार दोहराया जाता है वह स्कीम कहलाता है। जैसे इसको मान लीजिए कि एक स्कूल ड्रेस पहनते वक्त पहली बार जब बच्चा अपना स्कूल ड्रेस पहनता है तो वह जब बटन बंद करता है तो बटन इधर उधर हो जाते हैं उसके, वह उन्हें ठीक से बंद नहीं कर पाता है। परंतु जब वो अभ्यस्त हो जाता है उस चीज़ का, बार बार व्यवहार करता है, उस चीज़ को बार बार पहनता है, तो कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद ऐसा होता है कि वह टीवी देख रहा होता है या कोई और काम कर रहा होता है, उसका ध्यान चाहे कहीं भी होता है, उस समय वह अपने शर्ट की जो ड्रेस का बटन है उसको बहुत ही आसानी से क्या करने लगता है? बंद कर लेता है। ये चीज़ आपको ज़्यादा समझनी चाहिए और आसानी से समझ में भी आ रही होगी। तो व्यवहार का ऐसा क्रम जिसे बार बार दोहराया जाए स्कीम्स कहलाता है। सबसे अब इम्पॉर्टेंट बात आती है स्कीमा की। यह एक फ्रांसीसी शब्द है जो वो देता है जीन पियाजे और इसी के आधार पर अपने सिद्धांत को वह पूर्णतः समर्थन भी प्राप्त करता है। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव हो सके, यानी कुछ ऐसा चीज जिसको हम सामान्यीकरण कर सकें, यानी कठिन से सरल की यात्रा कर सकें। जैसे कई अगर शिक्षक है वह किसी सिद्धांत की व्याख्या उदाहरणों के साथ करता है, यानी देसी उदाहरणों के साथ करता है। मीन्स टू से बालक जिस वातावरण का है उस वातावरण के आधार पर, उस वातावरण में पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर वह व्याख्या करता है। देखो सिद्धांत वही होता है जो बिना समझाए समझ में नहीं आता है, और अगर किसी सिद्धांत यानी कठिनाई लिए होता है उस सिद्धांत का जो अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा, अपने देसी उदाहरणों के द्वारा जो अध्यापक व्याख्या करता है, इसी प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं कि ये स्कीमा है आसान भाषा में। यानी अगर यूं कहें कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से होती हैं या उसका उपयोग करके वह किसी विषय वस्तु के प्रति एक जो धारणा बनाता है, इसी प्रक्रिया को हम स्कीमा कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामान्यतः अगर हम बात करते हैं स्कीमा की तो हमारे पास 9 प्रकार की स्कीमा पाई जाती है। जैसे एक संबंध के रूप में, कनेक्शन के रूप में, और एक घेरा के रूप में, इनक्लोजर के रूप में, आवरण के रूप में, इन्वेलप के रूप में, फिर हमारे पास ओरिएंटेशन के रूप में यानी दिशा निर्देश के रूप में, पोजीशनिंग के रूप में यानी स्थिति निर्धारण के रूप में, रोटेशन के रूप में यानी चक्र की नियमित आवर्तन के रूप में, और ट्रेजेक्शन के रूप में यानी वक्रीय पथ के रूप में, यानी एंगल बना के अपन कुछ काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग के रूप में यानी रूपांतरित के रूप में, ट्रांसपोर्टिंग के रूप में यानी माध्यम या परिवहन के रूप में हम ये काम करते हैं। कोई भी बालक के पास ये सामान्यतः 9 प्रकार की स्कीमा पाई जाती है। इस चीज़ को आपको समझना है। स्कीमा एक ऐसी प्रक्रिया यानी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण संभव हो सके। अगली वह बात करता है विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण की डिसेंटरिंग की बात करता है। यह यथार्थ चिंतन से संबंधित होता है, यानी वास्तविकता लिए होता है। मीन्स टू से तथ्य बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर अगर हम आए कि कोई भी डेटा होता है, तथ्य होता है, वो बोलता है, यानी सत्यता लिए हुए होता है। इसका जो विपरीत कॉन्सेप्ट आता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, आत्म संकेंद्रण होता है। जैसे अगर बालक आता है तो जब वो जन्म लेता है यानी प्रारंभ में वह आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है, यानी स्वयं का सुख और दुख ही उसे ज़्यादा पसंद होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वह धीरे धीरे विकेंद्रण के ढंग से सोचने लगता है, यानी वह समाज के प्रति यह सोचने लगता है कि उसके किस व्यवहार से लोग नाराज होते हैं या किस व्यवहार से लोग जो है उससे खुशी महसूस करते हैं। इस चीज़ पर वह विचार करने लगता है, परंतु प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है। तो ये विकेंद्रण की प्रक्रिया होती है। अब इसमें एक और अपना देता है जीन पियाजे। वह कहता है पारस्परिक क्रिया यानी इंटरेक्शन की क्रिया। यह वह है बालक में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न तो बालक के परिपक्वता और न ही केवल उनके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। इसको मैंने प्रारंभ में समझाया था आपको। तो ये कुछ 9 संप्रत्यय हैं
जिनका प्रयोग जो है जीन पियाजे अपने सिद्धांत को समझने के लिए करता है, अपने संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत को समझने के लिए करता है। ये इस चीज़ को आप आसानी से समझ जाएं, इसलिए मैंने आपको उदाहरण सहित इसका नोट्स बनाकर रखा है। ये नोट्स कई किताबों को पढ़ने के बाद और एकदम साधारण भाषा में बनाया गया है। ये आशा करता हूँ कि आपके बहुत ही काम आएगा अगर आप इसको ध्यान से एक बार सुन लें और पढ़ लें तो। अब हम इसमें बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में अगर हम जब बात करते हैं तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रकार की अवस्थाएं देता है। 4 अवस्थाएं देता है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, यानी भौतिक विकास के सिद्धांत में वह 4 अवस्थाएं देता है। इस चीज़ को आपको समझना है। संज्ञानात्मक विकास का जो इसका सिद्धांत है, यह सिद्धांत 4 अवस्थाओं में होता है। ये चीज़ आपको समझनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करता है। पहला जो इसका सिद्धांत है वह है संवेदीय, पहली अवस्था संवेदीय पेशीय अवस्था। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं। इसको सेंसरी मोटर स्टेज के रूप में भी हम जानते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है, सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो पहले हम पढ़ते हैं, पहली अवस्था का नाम है, पहली जो अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक पाई जाती है। यह जो अवस्था है, यह अवस्था 6 उप अवस्थाओं में विभक्त हुई होती है। ये इसकी जो है 6 उप अवस्थाएं हैं। इसकी डिटेल व्याख्या आगे अपन करते हैं, इसको समझते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरी जो अवस्था हो, उस अवस्था का नाम है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बालक में होती है। फिर इस अवस्था की 2 भाग हो जाते हैं। इस अवस्था के 2 भाग हो जाते हैं, वो बताता है। इसके 2 भाग हैं। पहला जो है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, या 2 से 4 वर्ष की आयु तक होता है। और दूसरा होता है अंतर्दर्शी अवधि, यानी अंतर्दर्शी अवस्था, यानी इंटीट्यूटिव पीरियड होता है। ये 4 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। तो इसको भी हम समझेंगे डिटेल। अब इसमें तीसरी अवस्था की बात करते हैं। यह अवस्था है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था। मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था है ये। इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसको हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको अंग्रेजी में कहें हम, तो यह अंग्रेजी में हमको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के रूप में देखने को मिलती है। ये 7 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक का बालक इस अवस्था के बीच अपने आप को रखता है। चौथी जो अवस्था होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के रूप में हमारे सामने आती है। इसका एक और नाम है औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, यानी इसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह 12 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। कुछ विद्वान जो है इसको 15 वर्ष की आयु तक ही मानते हैं, यानी किशोरावस्था के अंत तक की यह अवस्था है। तो 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बांटता है। 4 प्रकार से अपने वह संज्ञानात्मक अवस्था के जो विकास का सिद्धांत है, इसको यह 4 प्रकार से बांटता है। पहला आपने जाना संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक का बालक होता है। यहाँ 2 से 7 वर्ष की आयु का बालक होता है। यहाँ 7 से 12 वर्ष की आयु का बालक होता है। और यहाँ 12 से किशोरावस्था के अंत तक का बालक होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब इसका अपन डिटेल करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पहला जो टॉपिक है इसको हम समझते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। पहला ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक का बालक होता है। 0 से 2 वर्ष की आयु तक का बालक होता है। इस अवस्था में बालक में 2 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। वो 2 प्रमुख विशेषताएं कौन होती हैं, इसको अपन समझते हैं। पहला जो होता है वह यह है, बालक अपने क्रिया एवं परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है और उससे जानना भी चाहता है। दूसरी विशेषता क्या होती है, वह स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले में कोई भी क्रिया करता है और उसका जो परिणाम आता है उसके बीच रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और उसे जानने की भी कोशिश करता है। वह स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग भी समझता है। ये चीज़ आपको समझनी है। फिर आप बात करते हैं इस अवस्था में जो बालक है वह अपने शारीरिक अंग, कपड़े, हाथ के कंगन
आदि में अंतर समझने लगता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पियाजे इस अवस्था में शिशुओं का जो संज्ञानात्मक विकास है वो कहता है कि 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अब ये 6 उप अवस्थाएं क्या हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं और ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो आपको इस चीज़ों को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली जो अवस्था है यह जन्म से 30 दिनों की अवस्था होती है। इसको हम प्रतिवर्त क्रिया अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक इस अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। जैसे किसी चीज़ को चूसना, जैसे देखो कि बालक किसी भी चीज़ को, जैसे खासकर ज़्यादा अंगूठा अपना पकड़ लेता है और उस चीज़ को चूसना प्रारंभ करता है। जो दूसरी अवस्था है वह 1 माह से 4 माह तक की अवस्था होती है। इसे हम वृत्तीय यानी सर्किल में प्रतिक्रिया अवस्था कहते हैं। यानी वह जो क्रियाएं होती हैं वह उनको दोहराता है, बार बार करता है उस चीज़ को। अगर कोई चीज़ उसे पसंद आ जाती है, खिलौना अगर फेंक दिया, वो आवाज़ उसको अच्छी लगी, हालांकि तेज आवाज़ से बच्चा इस अवस्था में डरता भी है, मैंने आपको बता रखा है। कोई भी चीज़ अगर वो करता है, अगर वो उसको पसंद आ गया तो वो बार बार दोहराएगा। अगर अपना वो पैर हिलाता है और पैर अगर हिलाना उसे पसंद आ गया तो उसे बार बार दोहराएगा। इसीलिए इस अवस्था को वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। जो तीसरी अवस्था होती है ये 4 माह से 8 माह तक की होती है। इस अवस्था में बालक जो है वस्तुओं को छूने, उन्हें इधर उधर उलट पुलट करने का प्रयास करता है और ये करता भी है। जो चौथी अवस्था है, महत्वपूर्ण अवस्था है, ये अवस्था 8 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था है। इस अवस्था में जो बालक है शिशु वयस्कों का अनुकरण करने लगता है। यानी वह अपने माता पिता उसके कैसे हंसते हैं, कैसे देखते हैं, वो उनको देखने लगता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा इधर गलत लिख दिया गया है, ये चौथी अवस्था की बात यहाँ पर लिखी गई है। और 5वीं अवस्था 12 माह से 18 माह की होती है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है। प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर बालक सीखना प्रारंभ कर देता है और उसमें जानने की, किसी भी चीज़ को जानने की प्रबलता बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। जो अंतिम अवस्था होती है वह 18 माह से लेकर और 24 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु चिंतन प्रारंभ कर देता है, चिंतन आरंभ कर देता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये जो है जीन पियाजे की पहली अवस्था है जिसके बारे में आप लोगों ने समझा। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, संवेदीय पेशी अवस्था या सेंसर मोटर स्टेज, जिसके बारे में ये है। मैं आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इसको जानने के लिए। दूसरी जो अवस्था है उस अवस्था को हम कहते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है क्या, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक की 7 वर्ष की आयु तक की होती है। 2 वर्ष जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक का आपका सेंसर मोटर स्टेज था। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक होती है। पियाजे इसके जो है 2 भाग बताता है। वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला एक होता है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था यानी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और दूसरा जो होता है अंतरदर्शी अवस्था। इस अवस्था को हम अभी देखते हैं और समझते हैं। पहले हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, यह अवस्था 2 से लेकर 4 वर्ष की आयु तक के बालक में होती है। पहली बात इसमें क्या होती है, बालक संकेत या चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है और उनका प्रयोग भी करता है। अब इस चीज़ को दिमाग में रखना है। आवाज़ सुनकर वह पहचानना प्रारंभ कर देता है और उस आवाज़ रूपी व्यक्ति की प्रतिमा अपने मन में बना लेता है। यानी अगर उसको माँ पुकार रही है उसे, तो वह अपनी माँ की आवाज़ सुनता भी है और उसे पहचानता भी है, और वह अपने मन में एक चित्र भी बनाता है कि यह आवाज़ किसकी है। यह आपको समझना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। जैसे हवा और बादल को बालक जो है सजीव समझने लगता है। यानी इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रण का भाव जन्म ले लेता है, यानी ईगोसेंट्रिक, स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एक और महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में हमेशा प्रश्न आती है, उसे लगता है कि चांद और सूरज, चंद्रमा और सूर्य उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब भी वो साथ उधर बढ़ेगा तो आपको देखकर बताएगा कि देखो वो चांद मेरे साथ चल रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। इस अवस्था में बालक में जो भाषा है, संकेत हैं और कुछ शब्द हैं, ये तेजी से विकसित होते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट अवस्था है बालक के लिए। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, ये पियाजे कहता है कि खेल खेल में सिखाने की यह उत्तम अवस्था होती है। किसी भी शिक्षक के लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि बालक को किस अवस्था में हम खेल खेल में सिखा सकते हैं। तो सबसे उत्तम अवस्था खेल खेल में सिखाने की जो होती है वह होती है प्री कॉन्सेप्चुअल अवस्था, 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। अब हम बात करते हैं अंतरदर्शी अवधि की या अंतरदर्शी अवस्था की, इंटीग्रेटिव पीरियड की बात करते हैं। यह 4 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक होती है।
इसमें बालक जो है पहले से अधिक तर्क करने लगता है। इसमें छोटे छोटे जोड़, घटाव, गुणाव, भाग आदि करने लगता है और आदि चीज़ों को वह बहुत ही आसानी से समझने भी लगता है। अब आते हैं, इसमें एक और बात होती है, बालक इसमें संख्याओं का प्रयोग और अपने देश संबंधी यानी भारत संबंधी प्रश्न को हल करना वह सीख लेता है। अगर उससे पूछेंगे कि उसके देश का क्या नाम है तो वह आपको बहुत ही जल्दी आंसर कर देगा। इस चीज़ को आपको समझना है। अब हम तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। तीसरी अवस्था जो होती है उसको हम मूर्त प्रश्नात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। यह अवस्था जो है 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक की होती है। इसमें बालक जो है वस्तुओं को देखकर छोटा बड़ा बता देता है और अगर बालक के सामने ये कहता है पियाजे की शाब्दिक रूप से कोई समस्या है तो वह उसे नहीं बता पाता है। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात के लिए जीन पियाजे की आलोचना भी होती है। ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, इसको जानिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। शाब्दिक रूप से कोई समस्या है तो नहीं बता पाता है, ये कहता है पियाजे कहता है। परंतु आप देखते हैं कि ओलंपियाड में बहुत सारे बच्चे हिस्सा लेते हैं और क्यूब से लेकर या किसी भी प्रकार के शाब्दिक जो परीक्षण होते हैं वह उनको सेकेंडों में हल कर देते हैं। तो इसी बात को लेकर जो है जीन पियाजे की बहुत ही आलोचना होती है। ये चीज़ आपको समझना भी है। अगली बात जो है, इस अवस्था में बालक लंबाई और भार के आधार पर वस्तुओं को समझने की क्षमता विकसित कर लेता है। उस अवस्था में वह मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त मतलब किसी भी वस्तु को देखकर उसको समझने लगता है। इससे पहले का अगर छोटा बालक है, अगर रेलगाड़ी जा रही है, आपने उसको बोला कि ये बहुत लंबा वाला ट्रक जा रहा है तो वह उसको मान लेगा, परंतु इस समय वह उसे नहीं मानेगा। मूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। वह ट्रक को देखेगा और रेल को देखेगा और दोनों में अंतर करना समझ लेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। एक और बात आती है इसमें, आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति जो है होती है, यानी स्वयं को अच्छा समझने की, स्वयं के सुख और दुख से की जो क्षमता होती है बालक में वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति बालक में इस अवस्था में कम होने लगती है। अब हम जो चौथी अवस्था है, जो इम्पोर्टेंट अवस्था है, इसको भी पढ़ते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक पाई जाती है। कुछ विद्वान इसके 15 वर्ष की आयु तक ही मानते हैं। इस अवस्था में पियाजे कहता है कि बालक कोई भी समस्या का समाधान चिंतन करके करने लगता है, यानी चिंतन करके समस्या का समाधान करने लगता है। ये कहता है कि शिक्षा के स्तर का प्रभाव भी इस अवस्था में दिखाई देता है। जिनमें शिक्षा का स्तर कम होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन कम होता है और जिनमें शिक्षा का स्तर अधिक होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अधिक होता है। ये जीन पियाजे कहता है। एक और महत्वपूर्ण बात जीन पियाजे कहता है क्या, कि अमूर्त चिंतन का गुण बालक में धीरे धीरे विकसित होने लगता है। अमूर्त चिंतन का गुण बालक में धीरे धीरे विकसित होने लगता है, यानी अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, उसके बारे में भी बालक धीरे धीरे सोचने लगता है, समझने लगता है और अपने विचारों से इस चीज़ को जानने लगता है। तो ये बात रही जीन पियाजे की और मैंने आपको इसको बहुत ही कम समय में समझाने का प्रयास किया है। आप इसको निसंदेह अगर सही ढंग से सोच समझ के पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बीच बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ दिक्कतें आई, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है तो कृपया करके प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि हर बालक का बच्चा इसको समझ सके और एक शिक्षक तक तो ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि वह इस चीज़ को समझ के एक भारत को महान नागरिक दे सके, बालकों को बना सके। देखिए कोई भी देश अपने नागरिकों से बड़ा होता है, आप जानते हैं, और एक गुरु अपने जो विद्यार्थी होते हैं, अपने जो बेटे होते हैं उनसे बड़ा होता है। एक गुरु के कितने ज़्यादा शिष्य हैं, कितने ज़्यादा प्रगति करते हैं, वह इसी आधार पर बड़ा होता है। तो जीन पियाजे वर्तमान में शिक्षकों के लिए, भावी शिक्षकों के लिए और सबके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे एक शिक्षा के क्षेत्र में, यूँ कहें कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में जीन पियाजे को आपके सामने पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर ये चीज़ आपको पसंद आए तो स्कीबा इंस्टीट्यूट चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक भी करिएगा। और सीटेट के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समय का थोड़ा अभाव है पर मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।